आज की क्लास में हम यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी क्योंकि सब बीएड किए हुए हैं तो यूजीसी के बारे में आपको जानकारी रहती ही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे कहा जाता है, ठीक है। हर एक चीज़ समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो जहाँ पर कुछ नहीं आएगा तो आप पूछिएगा। बाकी देखिए, देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसमें दो शब्द समझने हैं हमको। एक है आपका विश्वविद्यालय और एक है आपका अनुदान, ठीक है। तो ये विश्वविद्यालय का मतलब क्या है, आप जानते ही हैं। उच्च शिक्षा की बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक। आपने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी पढ़ा है, वो अलग चीज है। और अनुदान मतलब होता है कि आपका ग्रांट। जब दान शब्द से समझ में आना चाहिए आपको, जब कोई भी काम करने के लिए आप किसी से पैसा लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अनुदान लिया है। अगर कोई व्यक्ति का आप सहयोग करते हैं, मतलब किसी के काम के लिए आप पैसा दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने अनुदान दिया है, ठीक है। तो अनुदान ये ग्रांट है, राइट। तो ये यूजीसी जो है, इसका जो गठन है उसका उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी जो क्रियाकलाप होते हैं उसके लिए किस प्रकार से अनुदान निर्गत किया जाए, यानी कि दिया जाए, उसकी क्या कार्रवाई हो, क्या उसके मानक हो, उस पर चर्चा करना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 के दिन संसद में इस पर चर्चा हुई, एक अधिनियम पारित किया गया। और 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1956 में की गई थी। और सर्वप्रथम सर्वप्रथम संसद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया था, तो वो 1953 में किया गया था, याद रखना है आपको। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बेहतर विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देना है। विद्यालयी शिक्षा मतलब कि जो उच्च शिक्षा के स्तर की हम बात करते हैं, और समन्वय करना है। यूजीसी की कल्पना एक आत्मनिर्भर निकाय के रूप में की गई। आत्मनिर्भर निकाय क्या होता है, बताइए। हम आत्मनिर्भर शब्द से तो परिचित हैं ही ना। निकाय मतलब कोई एजेंसी होती है, ठीक है। ऐसी एजेंसी जो हर एक निर्णय के लिए खुद पर निर्भर है। जैसे हम अगर कहते हैं कि ये बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है, ये बच्चा आपका आत्मनिर्भर हो गया है, मतलब क्या है कि वो बच्चा नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है। अब उसे किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य के लिए अपने घर से या कहीं से सहायता नहीं लेनी पड़ रही है, सहयोग नहीं लेना पड़ रहा है। वो अपने फैसले खुद ले सकता है। हम इस प्रकार से उसे देखते हैं। तो यूजीसी को भी इसी तरह से आत्मनिर्भर निकाय के रूप में स्थापित किया गया। मतलब कि उसको किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, यूजीसी का जो काम है वो आगे पढ़ेंगे हम। यूजीसी का काम है कि भारत में उच्च विद्यालय शिक्षा संस्थानों की आवश्यकताओं के सुधार और नवीनीकरण की देखरेख करना। कि कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी देखरेख जो है वो यूजीसी द्वारा ही की जाएगी। तो यूजीसी का जो काम है वो क्या है कि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज और उनके अंतर्गत आने वाले जो महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, वहां पर होने वाले किसी प्रकार के शैक्षणिक क्रियाकलाप, रिसर्च संबंधित कोई भी क्रियाकलाप है ना, कि के लिए मानक तय करना, उनकी देखरेख करना, और आवश्यकता अनुसार उनको, मतलब कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को अनुदान देना। इसीलिए कई सारी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप देखते होंगे वहां पर क्या है, नैक की विजिट होती है और उनको फिर ग्रेड मिलते हैं, ग्रेड ए प्लस, ग्रेड बी प्लस, ग्रेड सी एटसेट्रा। तो वो सब क्या है, नैक द्वारा दिया था। और नैक जो है, NAAC, सॉरी, NAAC, नैक जो है वो क्या, यूजीसी के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है, जिसका काम क्या होता है, किसी भी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बोलते हैं इसको हम। जिसका काम क्या होता है कि किसी भी विश्वविद्यालय के कार्यों के और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको ग्रेडिंग देना है। जैसे किसी बच्चे के परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीचर ग्रेडिंग देता है ना बच्चे को,
कि ये इतना अच्छा काम कर रहा था, उसको ए ग्रेड दे दो, ये इतना अच्छा नहीं कर रहा था, उसको बी ग्रेड दे दो स्टेप से। तो वो काम किसका होता है? आपका नैक का होता है। और नैक किसके अंदर काम करता है? आपका यूजीसी के अंतर्गत काम करता है। तो उसकी एक ये सहायक संस्था के रूप में काम करता है, ठीक है। फिलहाल सभी, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, तो मैं इंग्लिश में डिस्कशन नहीं कर रहा इसको। ये कंटेंट पूरा बना हुआ है, बाइलिंगुअल बना हुआ है। और कल तक जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें क्या है कि कंटेंट बना नहीं था, और इसलिए वहां पर थोड़ा सा ये चल रहा था कि इंग्लिश में डिस्कशन चल रहा था और हिंदी में मैं इसको डिक्टेट कर दे रहा था, ठीक है। अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं। तो ऊपर वाला जो पैराग्राफ था उसमें हमको दो बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि यूजीसी का गठन कब हुआ, तो 1956 में हुआ था। और दूसरी बात, यूजीसी है क्या? तो यूजीसी क्या है? उच्च शिक्षा संबंधित जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनकी देखरेख करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ठीक है। अब अपने प्रारंभिक वर्षों, आवाज तो आ रही ना आप लोगों को, और स्क्रीन भी शो हो रही है, बताइएगा प्लीज। हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बता रहा हूँ आपको, कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही बहुत ज्यादा? सर कुछ, आ रहा है हाँ, समझ में। वहीं पर कुछ नहीं समझ में आता हो किसी को भी, तो आप प्लीज टोक करके मुझसे पूछ लीजिएगा, सर इसको एक्सप्लेन कर दोबारा से। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान, जब शुरुआत हुई थी यूजीसी की 1956 के आसपास, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों की स्थापना करने, तो सबसे पहले काम क्या किया इसने कि यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये काम तो इसका है ही। कोई भी यूनिवर्सिटी जब एस्टेब्लिश होगी तो उसमें यूजीसी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है, ठीक है। हालांकि यूजीसी, कोई भी यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट में पूरा एक एक्ट के रूप में पार्लियामेंट में उसको पारित करना होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यूजीसी के अलावा और भी कई सारा उसमें मैटर करता है ना। इसने इन संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का मानकीकृत करने और बढ़ाने का प्रयास भी शुरू किया। पहला काम तो इसने किया कि जो विश्वविद्यालय हैं उनको स्थापित किया, ठीक है, यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया। दूसरा, उनको क्या किया फिर? पैसा दिया, ठीक है, वित्तीय सहायता दी, वित्त संबंधी जो सहयोग होता है वो किया। इसके बाद उनका मानकीकरण किया, ठीक है। मानक तय किए, मतलब उसके कि कैसा होना चाहिए, मतलब टीचर्स अपॉइंट कर रहे तो उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, है ना। पूरे साल भर में कितने दिन क्लासेस चलनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो मानक कहलाते हैं, ठीक। समय के साथ यूजीसी की स्थिति सुविधाओं और दायित्वों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए बढ़ी। तो धीरे धीरे, शुरुआत में तो इतना ही काम था इसका, धीरे धीरे क्या है कि आवश्यकता के अनुसार इसका जो दायित्व है वो बढ़ने लगा, और बहुत सारे जो फंक्शंस हैं उसके आपके इन्वॉल्व किए गए। अब यूजीसी का काम सिर्फ विश्वविद्यालय को स्थापित करना, उनको वित्तीय सहायताएं देना, ठीक है, और उसके अतिरिक्त उनका मानकीकरण करना, सिर्फ इतना ही नहीं, ये काम तो करेगी करेगी, इसके अलावा भी बहुत कुछ अब शामिल किया गया उनके कार्यों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ पूछना तो पूछिएगा। तो पहला जो पैराग्राफ था उसमें हमने चर्चा की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वो किस वर्ष स्थापित किया गया, और वो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता था। दूसरे पैराग्राफ में हमने चर्चा की कि उसका काम क्या था। तो काम क्या था? विश्वविद्यालयों को स्थापित करना, उनको वित्तीय सहायताएं देना, और उनके क्रियाकलाप के लिए मानकीकरण करना, ठीक है, स्टैंडर्ड्स तय करना। अब आते हैं हम विश्वविद्यालय आयोग के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, विश्वविद्यालय आयोग नहीं बोलना है इसको, वो तो फिर आपका राधाकृष्ण आयोग हो जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य क्या होंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम है अनुदान और धन आवंटन का, ग्रांट एंड फंडिंग एलोकेशंस, कि किस विश्वविद्यालय की क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, तो वो ग्रांट देना, ठीक है। ये पहला ही काम है इसका। यूजीसी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों
को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रस्तावों के आधार पर धन आवंटित करता है। यह वित्तीय सहायता शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विस्तार, आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो ये वित्तीय सहायता कर रहा है वो काय के लिए चाहिए इसको, मतलब कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को, ताकि उन यूनिवर्सिटीज में जो शैक्षिक बुनियादी ढांचा है उसको एक्सपेंड कर सके। मतलब कि जैसे अगर माना कि किसी कॉलेज में सिर्फ ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन कराया जा रहा है, तो अब उसको अपने वहाँ बीएससी, बीकॉम, एमए एटसेट्रा चलाना है, तो उसके लिए उसे कहते हैं उनकी शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का विस्तार। ठीक। उसके अलावा आधुनिकीकरण, ठीक है, और रख रखाव, मतलब कि अगर हमको जैसे माना कोई भी ऐसा मॉडर्न इक्विपमेंट्स चाहिए पढ़ाने के लिए, स्मार्ट क्लासेस बनानी है, लेबोरेटरीज बनानी है एडवांस्ड, ठीक है, और उनको देखभाल करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, हालांकि वो शैक्षिक बुनियादी ढांचे में आ जाएगा, तो उसके लिए भी क्या है, अनुदान यूजीसी द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक मानक स्थापित करना, तो अभी यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को एक्सपेंड करने के लिए, उनको मॉडर्नाइज्ड करने के लिए तो पैसा दे दिया। अब क्या करना है कि शिक्षण कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पता कैसे लगाया जाएगा, तो कैसे हम तय करेंगे कि काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे। अगर उन स्टैंडर्ड्स पे खरा उतर रहा है कॉलेज, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो स्तर है अच्छा है, अगर नहीं उतर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा जो काम है वो क्या है, शैक्षणिक मानक स्थापित करना। यह विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश और मानक तैयार करता है। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम मतलब जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, उसके अलावा अगर कोई जैसे रिसर्च वर्क हो रहा है ना, सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं एटसेट्रा, जिससे संस्थानों में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। ये मानक संकाय योग्यता, मतलब फैकल्टीज जिसको हम बोलते हैं, ठीक, कि बीए की क्लासेस होनी है तो उसके लिए क्या चीजें रहेंगी, है ना। जैसे अगर माना कि कोई सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए लेबोरेटरी है या नहीं है। जियोग्राफी है तो उस ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए बच्चों को कितना बाहर जाने का मौका मिल पा रहा है। बॉटनी है तो कितना बॉटनिकल गार्डन्स हैं या नहीं है, एटसेट्रा, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा आपका। बुनियादी ढांचा और पाठ्यक्रम सामग्री जैसे पहलुओं को कवर करते हैं, यानी कि को, ठीक है। तो शैक्षणिक मानक स्थापित करने का मतलब कि वही चीज, कि अगर आप अपने कॉलेज में बीएससी करवा रहे हैं, तो उस बीएससी को करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम के अलावा लेबोरेटरी, फिर आपका वर्कशॉप्स, है ना, और भी बहुत सारी जो चीजें की आवश्यकता पड़ती है वो हो रहे, सेमिनार हॉल्स हो गए, वो सब कुछ है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या मानक तय करने हैं, वो यूजीसी द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी भी स्तर पर, जैसे टीचर का जो रिक्रूटमेंट होता है, अब टीचर कौन होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसको वो भी, उसके लिए जो नियम कानून बनते हैं वो सब क्या है, मानक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट, जो कि मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि नेशनल लेवल की एक एजेंसी है जिसको हम नैक कहते हैं, और नैक का ही काम होता है कि आपका एक्रीडिटेशन और असेसमेंट करना, और वो किसके अंतर्गत काम करता है, तो यूजीसी के अंतर्गत काम करता है। प्रत्यायन एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब कि आपने जांच पड़ताल करी कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और प्रत्यायन मतलब कि उसके आधार पर आपने कोई ग्रेड दे दिया तो उसको हम प्रत्यायन बोलते हैं। यह अनुदान और मान्यता के लिए उनकी गुणवत्ता और पात्रता निर्धारित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मूल्यांकन लिखते दोबारा से, है ना, मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है, ये लिखना था, ठीक है, मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। चलिए इसको मैं भी ठीक कर देता हूँ।
ठीक है, मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। यूजीसी द्वारा मान्यता गुणवत्ता और भरोसेमंदता का प्रतीक है। ठीक है, ये है। तो थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेशन का गड़बड़ हो रखा है, भाषा मतलब गड़बड़ हुई, बाकी तो समझने वाला कुछ गड़बड़ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए। तो द यूजीसी कंडक्ट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो यूजीसी क्या करता है, असेसमेंट और इवेल्युएशन कंडक्ट कराता है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू डिटरमाइन देयर क्वालिटी एंड एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट। ठीक है, कि जो असेसमेंट हो रहा है, जो एग्रीडेशन होता है, उससे तय होता है कि जो डिग्री कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी है, उसे कितना अनुदान दिया जाना चाहिए और कितने की काबिल वो है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप कई सारे अपने दिनचर्या के काम करते हैं, वहां पर आप स्वयं भी तय कर लेते हैं कि कौन किस योग्य है। उदाहरण के लिए, जब आप एक सफर करते हैं ना, बस में सफर करते हैं आप लोग, बोलो हाँ या ना, या ट्रेन में सफर करते हो आप लोग, करते हो या नहीं करते हो, या 12 मास घर पे बैठे रहते हो अपने, यस करते हो ना, तो फिर इसमें सर। संकोच क्यों करना है। जब आप बस में सफर करते हैं तो, और एक होती ऑर्डिनरी बस, ठीक हो गया, उसका किराया, हाँ, उसका किराया क्या होता है, कम होता है। एक होती है आपकी एसी, ठीक है, एसी बस होती है, फुली एसी होती है, उसका किराया ऑर्डिनरी से ज्यादा होता है। फिर एक आती है आपकी क्या, लग्जरी बस जो आती है आपकी, स्लीपर्स वगैरह, उनका किराया सबसे ज्यादा होता है। ठीक हो गया, क्यों है किराया ज्यादा, सुविधाओं, है ना, सुविधाओं के आधार पर किराए को बढ़ाया जाता है। अब अगर कोई आपसे कहे कि ऑर्डिनरी बस में जाओ और किराया वो दो एसी वाला, तो आप मना कर दोगे। यही चीज ट्रेन में होती है, जनरल बोगी में जाओगे आप, वहां पर आपको किराया सबसे कम मिलेगा, स्लीपर में थोड़ा ज्यादा होगा, फिर एसी, टायर वन, टायर सॉरी टायर थ्री, टायर टू, टायर वन में कंपेरेटिवली क्या है, बढ़ता हुआ चले जाएगा। मतलब क्या है कि जहां पर जितनी अधिक सुविधाएं हैं, उसको उतना अधिक पैसा मिल रहा है, क्योंकि उसको उतनी अधिक ग्रेडिंग मिली। तो ऐसे ही जिस कॉलेज में जितनी अधिक सुविधाएं होंगी बच्चों की पढ़ने लिखने के लिए, संसाधन जितने उपलब्ध होंगे, उसके हिसाब से कॉलेज को ग्रेडिंग दी जाएगी। जहां पर सबसे ज्यादा संसाधन होंगे, आधुनिक संसाधन होंगे, तो उनको ग्रेड ए दिया जाएगा, और ऐसे कॉलेजेस को यूजीसी द्वारा अधिक से अधिक अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। राइट। जैसे आपके पास साइकिल है, तो साइकिल अगर आपके पास है, आप पापा से कहते हैं आपको साइकिल ठीक करवानी है, कितने रुपए देंगे आप, आपको बताओ, 500 रुपये, 1000 रुपये, अधिक से अधिक। उनको पता है कि साइकिल की कीमत ही 2-3 हजार रुपये है, तो उससे ज्यादा पैसा क्या खर्च होगा। लेकिन अगर वहीं आप कहते हैं आपके पास कार है एक अच्छी खासी, आप कहते हैं इसमें कुछ काम करवाना है, तो पापा बोलेंगे अरे यार इसमें तो फिर 5-10 हजार रुपये लग ही जाएगा, तो आपको सीधे वो उतना अमाउंट दे देंगे। तो क्या क्यों दे रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ पर कितने पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जहां पर जितनी अधिक सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए उतना ही अधिक पैसा चाहिए होगा। तो इस हिसाब से चल रहा होता है। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान संवर्धन। ठीक है, तो ये अनुसंधान संवर्धन क्या हुआ, रिसर्च प्रमोशन। तो देखिए, यूजीसी अनुसंधान परियोजनाओं की जो रिसर्च वर्क जो आप करते हैं, जो जैसे पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं ना जो यूनिवर्सिटीज में, उनको भी ग्रांट मिलती है, पीएचडी करने वाले को स्कॉलरशिप मिलती है। कौन देता है, यूजीसी देता है वो। ठीक। तो यूजीसी अनुसंधान परियोजनाओं, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है अगर रिसर्च संबंधित, तो सम्मेलन है, सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं आपके, अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता है। इसमें कुछ ऐसा समझने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपका एमसीक्यू टाइप आएगा, तो वहां पर जब ऑप्शन में आएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये यूजीसी का ही काम है। यह संकाय और छात्रों को अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न होने और ज्ञान सर्जन में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित करता है मतलब कि उसको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
शिक्षक विकास, ठीक है। फैकल्टी डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए क्या है, कई सारे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग्स वगैरह का जो खर्चा है, जो पैसा है, सब कुछ वो कौन है, यूजीसी दे रहा है। तो ट्रेनिंग्स कैसी होंगी, उनके मानक क्या होंगे, वो भी तय कौन करेगा, यूजीसी करेगा। तो शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूजीसी संकाय का विकास, सॉरी, यूजीसी कॉमा संकाय विकास कार्यक्रम और पहल प्रदान करता है। ये कार्यक्रम शिक्षकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति से अपडेट कर रहने में मदद करता है, मतलब कि अपडेट होने में हेल्प करता है। रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह की बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे आप अगर किसी भी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप प्राइमरी में हैं, एलटी में हैं, लेक्चर की तो खैर आप तैयारी कर रही है, तो लेक्चर में है तो मैं नहीं कहूँगा आप लोगों से। तो अगर लेक्चर में जाते हैं तो आपको आपके वर्क के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो हायर एजुकेशन में जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनको यूजीसी ही डिसाइड करता है या डिजाइन करता है, कह सकते हैं। फिर है पाठ्यक्रम संवर्धन यानी करिकुलम डेवलपमेंट। जैसे हमारे यहाँ पर एनसीईआरटी का काम होता है एक करिकुलम डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह का, यहाँ पर यूजीसी का काम होता है सारा। ठीक है। तो यह पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शैक्षणिक कार्यक्रम प्रासंगिक, मतलब कि कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए, जो भी करिकुलम आपका चल रहा है, जो सिलेबस चल रहा है, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, वो कौन करता है डिसाइड, यूजीसी करता है हायर एजुकेशन में। समसामयिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं, बीएससी बीकॉम एटसेट्रा, तो उसका जो सिलेबस है वो आज के डेट में उतना सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्या उसका ग्लोबल वैल्यू है या फिर उसका रेलेवेंस है, वो सब कुछ चेक करने का काम किसका होता है, यूजीसी का होता है। कुल मिलाकर के सिलेबस में किसी प्रकार के कोई चेंजेस वगैरह होंगे तो वो कौन करेगा, यूजीसी कराएगा। नियमित संशोधन, मतलब जो भी चेंजेस करने हैं, तो नियमित संशोधन और अद्यतन पाठ्यक्रम को विकसित होने के होते ज्ञान के साथ सम्मिलित करते हैं, ठीक है। छात्रवृत्ति और फेलोशिप की बात मैं कर चुका हूं आप लोगों से, इसमें दोबारा चर्चा नहीं करूंगा। जैसे आप लोग को पता है, पीएचडी वगैरह जो बच्चे करते हैं नेट वगैरह क्वालिफाई करके, तो उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो कौन प्रोवाइड कराता है, वो यूजीसी ही प्रोवाइड करा रहा होता है, ठीक है। मतलब वैसे तो नेट के थ्रू ही मिलती है स्कॉलरशिप। अगर कुछ लोग होते हैं जो नेट नहीं भी होते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। वो डिपेंड करता है कि वो किस डिग्री किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी वगैरह कर रहे हैं। तो यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होता है असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी करने के लिए। और जूनियर रिसर्च फेलो, ये नेट के अंदर ही आता है जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, सहित विभिन्न छात्रवृत्ति और फेलोशिप कार्यक्रमों का संचालन करता है, जो अनुसंधान और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का समर्थन करते हैं, ठीक है? यहाँ कहीं पर कुछ पूछना होगा, आपको लगेगा कि सर ने इसको कर दिया, पूछ लीजिएगा। फिर है रेगुलेटरी ओवरसाइट, विनियामक निरीक्षण, मतलब जो आपका इंस्पेक्शंस वगैरह होते हैं वो भी यूजीसी द्वारा किए जाते हैं। यूजीसी शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कामकाज की निगरानी करता है, विनियमन करता है, और उसके पास कुप्रबंध, कदाचार और स्थापित मानदंडों का उल्लंघन करने के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। मतलब कि अगर कोई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी रूल के अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसमें वो उस यूनिवर्सिटी को डिबार भी कर सकता है, मतलब कि उसको बैन भी कर सकता है, ठीक है। तो फिर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यूजीसी भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, विनिमय कार्यक्रमों, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता है। मतलब कि जो एजुकेशन है उसका ग्लोबलाइजेशन हो, है ना, राष्ट्रीय स्तर की ना होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो। जो कुछ विदेशों में चल रहा है उसको हमारे बच्चे पढ़ें, और हमारे वहाँ जो कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको बाहर के लोग पढ़ें। विश्वविद्यालय स्तर पर इस काम को कौन करता है, यूजीसी करता है। इसे भारतीय उच्च शिक्षा की वैश्विक स्थिति में वृद्धि हुई है। फिर है समावेशिता को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिविटी, ठीक। तो शैक्षिक नीतियां यूजीसी हाशिए पर और वंचित समूह, वंचित समूह मतलब कि ऐसे बच्चे जो कि बहुत सक्षम नहीं है,
है ना, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है कि शिक्षा के लिए पहल का समर्थन करके समावेशिता को बढ़ावा देती है। यह आरक्षण शैक्षिक नीतियों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है और शिक्षा तक समान पहुंच को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चे जो कि सक्षम नहीं है, सामान्य नहीं है, उनको विशेष आरक्षण के साथ, मतलब कि उनके लिए क्या रहता है कि उनके लिए सीट रिजर्व कर देगा ताकि उस सीट में और कोई एडिशन ना ले पाए इस तरीके से। तो वो सब कुछ काम किसका होता है, यूजीसी का ही होता है। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया यूजीसी का पूरा। कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पर डिस्कशन करेंगे। लेक्चर स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग ये क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि इससे पहले हम जितने आपके आयोग हैं सिलेबस में वो कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद आज का सेशन जो है वो हमारा एनसीईआरटी का रहेगा। इसका नेक्स्ट सेशन फिर हम एनसीटी पर डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से वन बाय वन हम टॉपिक बाय टॉपिक लेते हुए आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए। देखो, पहली बात तो यह है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है। तो मेरा मानना यह है कि जिसने भी पढ़ाई की है स्कूल से, है ना, तो एनसीईआरटी का नाम उन्होंने सुना ही होता है, क्योंकि हर किताब में एनसीईआरटी का लोगो और एनसीईआरटी का नाम आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये बात तो हम जानते ही हैं कि हमारे जो बुक्स वगैरह लगती हैं स्कूल्स वगैरह में, वो सब एनसीईआरटी द्वारा ही डिज़ाइन की जाती हैं, वही बनाता है। क्या इसके अलावा भी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ड्यूटीज़ हैं एनसीईआरटी की, तो उसको लेकर के आज हम ये चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी क्या है, तो स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर जो कुछ भी केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा 1961 में इसको स्थापित किया गया। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनेगा कि आपका एनसीईआरटी को कब स्थापित किया गया, इन विच ईयर द एनसीईआरटी और सेटअप। तो ये है आपका 1961, राइट। अब आते हैं हम आगे। एनसीईआरटी का जो एक फॉर्मेट है, या कहें कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से काम करता है ना। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी का वो कैसा है। इसमें एक तो जनरल बॉडी होती है और दूसरी होती है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, जनरल बॉडी जो होती है वो आपका मतलब वही समझिए जैसे कि एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो उसका है उसको डिफाइन करता है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब कि कौन किस तरीके से उसको, कैसे प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस पर काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो इसके निकाय होते हैं, जिसको हम हिंदी में निकाय और अंग्रेजी में बॉडी कहते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एनसीईआरटी की सामान्य निकाय का पदेन अध्यक्ष होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो जनरल बॉडी है उसका चेयरपर्सन कौन होता है, तो वो आपका जो भी एमएचआरडी मिनिस्टर होगा उस समय का। जैसे आज धर्मेंद्र प्रधान जी एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, तो वही इस जनरल बॉडी के क्या होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ठीक हो गया, तो एक तो ये बात याद रखनी है ना। तो अगर प्रश्न ऐसा बन जाता है कि वर्तमान में एनसीईआरटी के सामान्य निकाय का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है कि वो कुछ कोई नहीं है, वो एमएचआरडी मिनिस्टर है। जब आप उस प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे, अगर उस समय तक ये धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह कोई और एमएचआरडी मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा। वरना अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान जी ही चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा सामान्य निकाय के और कौन कौन सदस्य होते हैं, तो देखिए सदस्यों की जब बात करते हैं तो जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि आपका यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हर राज्य में एक शिक्षा मंत्री होता है, आपको पता ही है ना। तो हर राज्य का शिक्षा मंत्री, और जितनी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उन सभी के जो
एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे, यानी कि इसके मेंबर होंगे जनरल बॉडी के। तो जनरल बॉडी के मेंबर्स कौन होते हैं, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर जो कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर है वो इसका क्या हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद तो ये तो मिनिस्टर्स तो आ गए आपके। अब कौन बचा? अब कल ही हमने यूजीसी पढ़ा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पढ़ा है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो अध्यक्ष होगा, जो भी चेयरपर्सन होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, वो भी एनसीईआरटी का मेंबर रहेगा, जनरल बॉडी का। इसके अलावा जो भारत सरकार है, जो कैबिनेट है इंडिया की, है ना, उसका जो सचिव है, ठीक है, एमएचआरडी मिनिस्टर, अभी हमने बात की ना कि एमएचआरडी मिनिस्टर क्या है आपका, इसका सिटिंग चेयर पर इनके प्रेसिडेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट वो है, और सेक्रेटरी कौन होगा, तो सेक्रेटरी जो उस एमएचआरडी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी होगा, वही लो मोती को दे दो उसको। वही इस जनरल बॉडी का भी सेक्रेटरी हो जाएगा। ठीक है। तो ये सदस्य होता है इसका। तो कौन कौन सदस्य हैं? पहला तो हमने देखा कि जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं यूनियन टेरिटरीज या स्टेट गवर्नमेंट के, वो सब आ जाएंगे। दूसरा, यूजीसी का जो चेयरपर्सन है वो आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा आपका जो भी इंडियन गवर्नमेंट में, मतलब कि केंद्र सरकार में एमएचआरडी सेक्रेटरी है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो सेक्रेटरी है, वो भी इसका सदस्य होता है। फिर आते हैं सभी जितने विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, उनमें से 4 कुलपति। ठीक हो गया। तो विश्वविद्यालय बहुत सारे हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे कुलपति हैं, लेकिन उनमें से जो आपके 4 आपके वीसी वाइस चांसलर होंगे, उनको भी अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। ये प्रत्येक क्षेत्र जो लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे समझना है कि इंडिया को हम अगर 4 भागों में बांट देते हैं, नॉर्थ उत्तर भारत, साउथ दक्षिण भारत, है ना, ईस्ट पूर्वी भारत, और वेस्ट होगा पश्चिम भारत। तो एक जो वाइस चांसलर होगा, एक नॉर्थ की किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर यहाँ पर लिया जाएगा। दूसरा जो वाइस चांसलर होगा वो आपका वेस्ट की किसी यूनिवर्सिटी से लिया जाएगा। तीसरा लिया जाएगा साउथ की किसी यूनिवर्सिटी से, और चौथा लिया जाएगा आपका ईस्ट की किसी यूनिवर्सिटी से। इस प्रकार से आपके पास चार यहाँ पर चार यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, वाइस चांसलर हो जाएंगे। ठीक है। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, जो सीबीएसई तो आप जानती है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आज की डेट में अधिकतर स्कूल जो है सब प्राइवेट सीबीएसई से ही एफिलेटेड है। तो उसके जो भी अध्यक्ष होंगे वो भी इसमें आ जाएंगे। तो बहुत आसान है याद रखवाना आप लोगों के लिए। देखो यूजीसी हायर जो एजुकेशन होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी होता है, तो उसका अध्यक्ष हो गया एनसीईआरटी की जनरल बॉडी का मेंबर। और दूसरा आपका जो सेकेंडरी सीबीएसई की बात करते हैं, जो कि आपका सेकेंडरी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट बोर्ड है, तो उसका अध्यक्ष हो गया, ये भी आएगा इसमें। ठीक है। फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, जो आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं ना, केवीज बोलते हैं इनको हम, तो केंद्रीय विद्यालय के जो कमिश्नर्स होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, जो हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो है, उसके डायरेक्टर भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है। तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस में टॉपिक है तो डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इस तरीके से आपसे वो प्रश्न नहीं पूछेगा। मतलब कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया है एनसीईआरटी को लेकर के, उसमें सिर्फ एक ही या दो ही प्रश्न बन सकते हैं। एक तो आपका कब वो स्टेब्लिश्ड हुआ 1961 में, और दूसरा उसका वर्तमान का अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बस हो गया। उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा आपसे वजह से। ठीक है। बट अगर थोड़ा टिपिकल बना दिया उसने, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर है प्रशिक्षण निदेशक। ठीक। तो प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय, श्रम मंत्रालय, यानी कि डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्टर ऑफ लेबर, तो ये सभी इसके सदस्य होते हैं। फिर योजना आयोग, अब आज की डेट में तो योजना आयोग नहीं रहा ना, प्लानिंग कमीशन तो भंग हो चुका है, तो उसको तो हटा देते हैं हम यहाँ से। तो ये जो योजना आयोग होता था, उसमें से जैसे 5 ईयर प्लान होते थे ना पहले आपका,
तो उनमें से उसमें से जो भी उस 5 ईयर प्लानिंग का जो एक मेंबर होगा उसमें उसको भी ले लिया जाएगा। फिर है परिषद की कार्यकारी समिति के सदस्य और भारत सरकार द्वारा नामित 6 से अधिक नहीं। तो परिषद यही जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी की दो बॉडीज होती है, एक तो सामान्य निकाय बोल दिया, दूसरा बोला कार्यकारी समिति। तो ये कार्यकारी समिति पढ़ेंगे नीचे हम। तो ये कार्यकारी समिति है, इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से 6 मेंबर्स हम ले सकते हैं जो कि जनरल बॉडी के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है सचिव एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की आम सभा का संयोजक। तो सेक्रेटरी एनसीईआरटी इज द कन्वीनियर ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो जनरल बॉडी होती है उसको रेगुलेट करने का जो मेन जिम्मा होता है वो एनसीईआरटी के सेक्रेटरी के पास होता है। ठीक, तो ये याद रखना है आप। वो कोई भी बॉडीज होती है तो उनका इम्पोर्टेंट जो है वो सेक्रेटरी ही रहता है अधिकतर। ठीक है, उसका एक कारण ये है कि मिनिस्टर्स तो होते हैं 5 साल के लिए बनते हैं, बट ये जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं आईएएस की रैंक वाले होते हैं, तो ये तो आपके लंबे टाइम तक चलते हैं, और इनका जो काम करने का तौर तरीका होता है वो थोड़ा सा एक एजुकेटेड मैनर में कह सकते हैं इसको। हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, इनफॉर्मल टॉक हो जाएगी, बट फिर भी। फिर है कार्यकारी समिति, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कहते हैं। मेन गवर्निंग बॉडी इसलिए कह रहे हैं कि इसका काम होता है कि जो भी आप जो जनरल बॉडी के थ्रू डिसीजन वगैरह लिया रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाएगा, वो काम इनका होता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के मंत्री इसके पदेन रहते हैं। तो इसका जो प्रेसिडेंट है वो भी कौन होगा, आपका एमएचआरडी मिनिस्टर ही होगा। ठीक है, याद रखना है इस बात को। फिर इसका उपाध्यक्ष होता है। देखो इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना कि जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, देखो हर मिनिस्ट्री का अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो तो आप समझ जाएंगे इजीली, है ना। हर मिनिस्ट्री में जो केंद्रीय मंत्रालय होता है, आप कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसमें कोई भी विभाग भी अगर होगा तो उस विभाग में एक तो होता है आपका जो फुल फ्लैश मिनिस्टर होता है, दूसरा राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। जैसे हमारे वहाँ अजय भट्ट जी थे, वो शिक्षा सॉरी डिफेंस के मतलब रक्षा क्षेत्र के राज्य मंत्री थे। ठीक है, और वैसे रक्षा मंत्री कौन थे, राजनाथ सिंह जी थे। ठीक, तो जो ये केंद्रीय राज्य मंत्री जो होगा वो इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है, किसका, कार्यकारी समिति का। सचिव कौन होगा, एनसीईआरटी कार्यकारी समिति के संयोजक। जो सचिव है, जो सेक्रेटरी है एनसीईआरटी का, वो इसका क्या होता है, संयोजक भी होता है समिति का। ठीक है, कन्वीनियर ऊपर भी हमने पढ़ा कन्वीनियर। तो देखो एक चीज आपको यहाँ पर कॉमनली रिमाइंड करनी है या याद रखनी है कि ये जो जनरल बॉडी है इसका कन्वीनियर भी कौन है, आपका सेक्रेटरी है, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसका कन्वीनर भी सेक्रेटरी है। ठीक है, फिर है कार्यकारी समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो निदेशक एनसीईआरटी। ठीक, दूसरा है सचिव, भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय का जो भी आपका सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा। विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होंगे, उनको थोड़ा सा आपने समझना है। 4 शिक्षावत जो स्कूली शिक्षा में अपनी रुचि के लिए लाए जाते हैं, इनमें से 2 स्कूल शिक्षक होंगे। ये थोड़ा सा ये अलग हो गया, अभी तक हमने डिस्कस किया, है ना। तो वहां पर ऐसे 6 मेंबर्स थे, यहाँ पर कितने 4 मेंबर हैं। इनमें से 2 क्या है, स्कूल टीचर्स होने चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी के जो मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर है संयुक्त निदेशक यानी जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के संकाय के 3 सदस्य, जो एनसीईआरटी फैकल्टी जो है उसके 3 सदस्य होने चाहिए। फैकल्टी मतलब कि जिनका जो आपके प्रोफेसर लेवल की इनके स्टाफ्स होते हैं, जिनका काम होता है ये किसी भी तरह के जो करिकुलम उनको डेवलप करने में, रिसर्च वर्क करने में। ठीक है, तो उनमें से 3 सदस्य होंगे, 3 होंगे। उन 3 में से क्या है, 2 तो होंगे फुल फ्लैश प्रोफेसर, और एक होगा आपका एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी। ठीक है, तो 2 प्रोफेसर और एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होना चाहिए। एमएचआरडी का एक प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय का एक
प्रतिनिधि। तो एक होगा आपका एमएचआरडी से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव। ये कोई मंत्री मंत्री नहीं होगा, मंत्री द्वारा कोई भी एक नामित व्यक्ति हो सकता है। ऐसे ही वित्त मंत्रालय से भी एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब एनसीईआरटी कोई भी बजट को एलोकेट करेगी तो वहां पर हो सकता है कि इसकी आवश्यकता पड़े। ठीक है, फिर आते हैं हम कार्यकारी समिति को उसके कार्य में निम्नलिखित स्थायी समितियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो कुछ समितियां हैं, इंग्लिश में नाम इनके हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए आप लोग। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की हेल्प के लिए कुछ कमिटीज बनाई जाती है, सब कमिटीज कह सकते हैं इसको हम, स्टैंडिंग कमिटीज कह सकते हैं। फाइनेंस कमेटी है, इस्टेब्लिशमेंट कमेटी है, आपका बिल्डिंग एंड वर्क कमेटी है, प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी है, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कमेटी है, एकेडमिक कमेटी ऑफ एनआईई है, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ऑफ पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, मैनेजिंग कमेटी ऑफ द रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनआईई। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसको नहीं भी याद करोगे चल जाएगा। ऊपर का जो मैंने डिस्कस किया उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, प्रेशर नहीं लेना, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं अब एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, ये है इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें फिर से मैं कहूंगा आपसे कि किस वर्ष स्थापना हुई थी एनसीईआरटी की, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस हैं एनसीईआरटी के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है, आपको पता होनी चाहिए 100%। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज बताइएगा। यस। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए, मैं स्टेटमेंट्स पढ़ते हुए जा रहा हूँ, सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एक्सप्लेन करने ऐसा कुछ है नहीं। जहां पर होगा वहां पर करूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई लाइन मैंने खाली ऐसे ही रीड आउट कर दी और आपको समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, तो पहला काम जो है एनसीईआरटी का, देखो एनसीईआरटी के नाम से ही बन जाता है वो, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, एंड ट्रेनिंग। समझ में आ रहा है? तो तीन काम तो यहीं से आ गए आपके, कि शिक्षा से संबंधित कोई भी आपका विभाग होता है, क्या विभाग हो सकते हैं? एक तो जाएगा शिक्षक आपका, ठीक है, शिक्षा के स्तंभ क्या होते हैं? शिक्षक। ठीक है, फिर दूसरा होगा आपका क्या? छात्र। तीसरा पाठ्यक्रम। समझ में आ गया आपको, है ना? और इसके अलावा आप, अगर हम उसको थोड़ा इसमें शामिल कर देंगे हम, जो शिक्षक का जो प्रशिक्षण है। ठीक है, पाठ्यक्रम मतलब पढ़ाने की जो विधियां हैं वो भी आ जाएंगी इसमें। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और छात्र के लिए योग्यता, नियम, जो कुछ मानक वगैरह होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इससे बाहर कोई इसका फंक्शन नहीं होगा। तो पहला फंक्शन जो है वो क्या है? शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना। शिक्षा संबंधी क्षेत्र मतलब करिकुलम कैसा होना चाहिए, उस पर रिसर्च करना। पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां वर्तमान में प्रासंगिक है, यानी कि सिग्निफिकेंट है, जिनका यूज किया जाना चाहिए, उस पर रिसर्च करना। इसके अलावा टीचर्स के लिए क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने हैं, उस पर काम करना। तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं अभी शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में। तो विद्यालयी शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना, ये सारा क्या है इसका फंक्शन है। तो अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरिया रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। सेकंड है मॉडल पाठ्य पुस्तकें, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, जर्नल्स एंड अन्य संबंधित साहित्य तैयार और प्रकाशित करना। किसके लिए? बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। ठीक है ना, जो यहाँ पर आपका जर्नल्स वगैरह की बात कर रहा है ना, और साहित्य की बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टीचर्स के रिस्पेक्ट में भी है कि जर्नल्स में, अगर आप एनसीईआरटी जर्नल्स पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे आप लोगों ने बीएड के टाइम पे, अवेलेबल रहते हैं आपकी लाइब्रेरी में, कंपलसरी है वो।
तो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली जर्नल्स आते हैं एनसीईआरटी के। उसमें क्या होता है कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में क्या 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 अनुसंधान हुआ है या फिर शोध हुआ है, उस पर बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं। उनको पढ़ करके आपको नए नए जानकारियां मिलती हैं, उसका प्रयोग आप अपने पढ़ाने की चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री मटीरियल्स, न्यूज लेटर्स, जर्नल्स एंड अदर रिलेटेड लिटरेचर्स। दूसरा काम इसका ये हो गया। पहला काम क्या था आपका, अनुसंधान वगैरह करना। दूसरा था जर्नल्स वगैरह, बुक्स वगैरह, प्रिंटिंग मटेरियल जिसको कह सकते हैं, वो अवेलेबल करवाना। ठीक है। इसका आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन करना, कि वही मैंने जो कहा था आपका, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन करना। ठीक है। इसके अलावा नवीन शैक्षिक, सॉरी, ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। फिर है नवीन शैक्षिक तकनीकों और प्रथाओं का विकास करना और प्रसार करना, कि कौन कौन सी नई तकनीकें हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी का अपना ही बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट होता है, जहाँ पर कई सारे प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं जो इन कामों में लगे रहते हैं। और उनका काम होता है कि नई नई जो देश विदेशों में तकनीकें चल रही हैं, उसमें कितना क्या कारगर है क्या नहीं है, उस पर जांच पड़ताल करना उसकी, और फिर उसको लोगों तक पहुंचाना, टीचर्स तक पहुंचाना। राज्य शैक्षिक, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 ही अगर हम बात करें कि आई है, तो नई शिक्षा नीति 2020 को हर राज्य, हर स्कूल के टीचर तक पहुंचाने का काम जो है वो एनसीईआरटी का ही है ना। लार्ज लेवल पर एनसीएफ, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को डिजाइन करने का काम भी एनसीईआरटी का ही होता है। तो एनसीईआरटी बहुत एक बड़े लेवल का काम यहाँ पर करता है विद्यालय शिक्षा के लिए। राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग और नेटवर्क बनाना। तो एनसीईआरटी तो हो गया आपका नेशनल लेवल का, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है आपका। बाकी जितने हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है लोकल स्तर की, जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है या फिर लोकल गवर्नमेंट होल्ड करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है। ये काम भी क्या है, एनसीईआरटी का है। तो एक तो गवर्नमेंट स्कूल के यहाँ कोऑर्डिनेट करना, ऊपर प्राइवेट स्कूल्स के यहाँ कोऑर्डिनेट करना, जिससे कि किसी प्रकार की जो भी शैक्षिक गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जा सके। कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। विद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और सूचनाओं के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना। ठीक है। यानी एक्ट एज अ क्लीनिंग हाउस ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इन मैटर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो विद्यालय शिक्षा, देखो जो भी काम कर रहा है एनसीईआरटी, वो विद्यालय शिक्षा यानी कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड ही कर रहा है। तो बार बार विद्यालय शिक्षा नहीं भी बोलेंगे चल जाएगा। ठीक। तो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके आइडियाज वगैरह हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह हैं, उनको होल्ड करना और लोगों तक पहुंचाने का काम इनका रहता है। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका एक एब्रीविएशन भी देख लीजिए आप, यूईई। पूछ सकता है आपसे वो यूईई का मतलब क्या है। तो यू मतलब यूनिवर्सलाइजेशन, ई मतलब एलिमेंट्री, और सेकंड ई मतलब एजुकेशन। ठीक है, याद रखना इसको। तो जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत बड़े लेवल के काम किए गए, और अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराया गया। घर घर तक स्कूल खोले गए। आज वो समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज हो चुका है, सर्व शिक्षा अभियान, और वो काम कर रहा है। ठीक है। तो वहां पर भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल अपना है। वो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। जिस प्रकार से बुक्स वगैरह ये अवेलेबल करवाना और बाकी जो फंडिंग वगैरह होती है, वो एनसीईआरटी द्वारा की जाती है। ठीक है। इसका आपका आता है एनसीईआरटी के जो स्टेट सेंटर्स हैं, ये पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फंक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा जो पूछे आने वाले क्वेश्चंस हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे आने वाले क्वेश्चंस, कि एनसीईआर निम्न में से कौन सी जगह पर एनसीईआरटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय ये देख लीजिए आप, चार क्षेत्रीय नहीं, पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है। पहला है आपका अजमेर में। ठीक। इसको ऐसे बना लेते हैं हम,
खुद ही अंदाजा आएगा आप लोगों को कौन कहाँ पर है। देखो, अजमेर कहाँ पर है बताओ, तो राजस्थान के क्षेत्र में है, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ हो गया आपका, ठीक है, तो भोपाल यहाँ हो जाएगा आपका। अजमेर यहाँ पर, भोपाल यहाँ पर आपका, ठीक है। भुवनेश्वर इस साइड हो जाएगा, नॉर्थ साइड पे उड़ीसा है ना, तो भुवनेश्वर हो गया। और मैसूर तो नीचे हो गया आपका बिल्कुल, है ना। इसके अलावा शिलोंग, शिलोंग भी क्या है, पूर्वी क्षेत्र में है। तो कह सकते हैं कि अजमेर आपका एक प्रकार से देखा है तो आपका ये नॉर्थ में हो जाता है। भोपाल आपका थोड़ा सा मिडिल में हो जाएगा। मैसूर आपका साउथ में हो गया। भुवनेश्वर आपका हो गया बिल्कुल, बिल्कुल तो नहीं कहते हैं, आपका ईस्ट में हो गया। और जो ये क्या बोलते हैं, शिलोंग, शिलोंग आपका नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है। तो कौन कहाँ पर है, ये नहीं बात करनी है, बस ये याद रखना है कि कितने हैं, तो ये 5 हैं हमारे पास, ठीक है। तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। तो वो शिलोंग में लिखा भी है उसने कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये RIE में कंफ्यूजन तो ना, RIE का मतलब है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉरी एजुकेशन, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय जो है, ठीक है। तो अजमेर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो चंडीगढ़ हरियाणा, है ना, हमारा जो राज्य उत्तराखंड, वो सब अजमेर में आते हैं, क्योंकि ये आपका नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राजस्थान में, है ना। तो चंडीगढ़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी मतलब वही NCR हो गया आपका, पंजाब, राजस्थान, सब कुछ इसमें आएंगे। भोपाल में कौन आएंगे आपके, भोपाल में आएंगे आपके वेस्ट के, मतलब कि मुंबई साइड के, और जो मिडिल इंडिया है, मध्य भारत है, तो छत्तीसगढ़ हो गया आपका, दादरा नागर हवेली हो गया, दमन द्वीप, सब ये जितने भी आपके वेस्ट साइड को है ना, वो सब आ जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। भुवनेश्वर को आना है, साउथ के आ जाएंगे आपके, अंडमान निकोबार, बिहार, सॉरी, भुवनेश्वर में क्यों आएंगे, वो तो मैसूर में आएंगे ना। भुवनेश्वर में आपके मिडिल इंडिया और थोड़ा सा आपका ईस्ट इंडिया के आ जाएंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया आपका, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। और मैसूर में आएंगे आपके सारे ही जो साउथ में होते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो उत्तर पूर्वी भारत है, वहां पर शिलोंग रहता है। शिलोंग में अरुणाचल प्रदेश, जितने भी 7 सिस्टर्स हैं वो सब आ जाएंगे को। 7 सिस्टर्स के नाम भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे साथ में। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आपकी है वो इसमें आ जाती है। चलिए, तो ये NCERT के बारे में था। आई आज की होप कि क्लास समझ में आया में होगा कुछ। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे इन शॉर्ट NCTE भी कहते हैं, पर चर्चा करेंगे हम। ये आप सभी लोग B.Ed किए हुए हैं तो आप लोगों को जानकारी होगी ही कि NCTE क्या है, क्योंकि आप लोग के B.Ed प्रोग्राम्स वगैरह डिजाइन करना, उसके एप्लीकेशन वगैरह का जो सारा काम होता है वो इन्हीं का होता है, अप्रूवल वगैरह का जो काम होता है वो इसी का होता है। 1 साल का B.Ed होगा, 2 साल का B.Ed होगा, या फिर M.Ed होगा, D.LED होगा, जो कुछ भी कोर्सेज चल रहे हैं टीचिंग के प्रोफेशन के लिए, वो सारे ही NCTE द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। आज की क्लास एक्सक्लूसिवली इस पर ही बेस्ड है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। कल 50 क्वेश्चंस का एक आपको सेट दिया गया था, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चंस जो हमने इससे पहले की क्लासेस में कमीशंस वगैरह पढ़ लिए हैं उससे संबंधित थे, और कुछ क्वेश्चंस उसमें NCT के भी थे, कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के भी थे, कुछ पॉलिसी 1986 के भी थे, कुछ NCF के भी शायद एक आध रहे होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें डाले गए थे जो नहीं पढ़ा है वहाँ से भी, क्योंकि उसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं होता, आप सब पढ़े हुए होते हैं, बस थोड़ा सा समय हो गया होता है तो हम भूल रहे होते हैं, और एक आइडिया लेने के लिए कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए हमको ये मॉक टेस्ट देने होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि कई सारे क्वेश्चंस तो आप जो टॉपिक्स नहीं पढ़े थे उससे भी आपने सही सही दिए होंगे। आपको फीडबैक इमिडिएटली मिल गया था वहां पर, शायद मिल गया था ना आप लोगों को फीडबैक, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते ही जब सबमिट किया होगा आपने, तो आपकी मेल ID में
वो पूरा सॉल्यूशन उसका आ गया होगा, शायद आपने देख भी लिया होगा उसको। बताइएगा। यस सर। ठीक है, हाँ। तो अब क्या है कि वो तो आप देख चुके हैं, तो उसके स्कोर को ध्यान में रखते हुए आपने थोड़ा सा सिंसियर होना है कि कौन कौन से टॉपिक में कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कतें आई हैं, उनको उस तरीके से आप देखते हुए चलेंगे। और जो टॉपिक पढ़ लिए थे आपने, वहां पर अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं क्लास में। ठीक है। तो अगर कुछ पूछना है तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं समय देता हूँ, आप लोग पूछ ही लीजिए, फिर इसके बाद हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगा जो पढ़ लिया है, टॉपिक उससे आया हुआ है और आपको नहीं समझ में आया तो। क्वेश्चन सारे ही सारे कुछ इसी तरीके से डिजाइन किए गए थे, जैसे कि आप लोगों के आयोग से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो क्वेश्चंस देगा, वही पैटर्न फॉलो किया गया था उसमें। तो और कुछ ऐसा नहीं था कि कोई भी एक क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था जो आपके कभी एग्जाम में आया हो, वो मैंने क्वेश्चन दिया। वो PYQ वाला सेक्शन जब हम करेंगे तो वहां पर देखेंगे उसको। राइट। चलिए, फिर कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछते रहिएगा। अभी तो शायद मुझे लगता है कि नहीं पूछने का है आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। शिक्षक शिक्षा मतलब टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन किसे कहते हैं? टीचर्स की जो एजुकेशन है उसको हम टीचर एजुकेशन कहते हैं। शिक्षक के लिए जो शिक्षा दी जा रही है वही आपकी शिक्षक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, कहीं पर इसको प्रशिक्षण भी कहा जाता है कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जब होती है तो, बट ऑब्वियसली इसको हम शिक्षा के नाम से ही जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCT मतलब 1973 से। तो सबसे पहले ये फंक्शन में कब आया है, याद रखना है आपका, 1973 में सबसे पहले ये फंक्शन में आया। लेकिन उस समय ये NCERT का एक निकाय के रूप में काम कर रहा था। NCERT, NCERT आप पढ़ चुके हैं। NCERT का काम क्या होता है कि किसी भी तरह के एजुकेशन रिलेटेड कोई भी मुद्दे होते हैं, है ना, उन पर काम करना, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, चाहे और करिकुलम वगैरह से रिलेटेड हो, उस पर काम करने का होता है। तो वहीं पर एक छोटा सा भाग होता है शिक्षक शिक्षा का। ठीक है, कि टीचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसके लिए करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो वहां पर वो भी NCERT के अंदर ही आता था उस टाइम पे। तो NCERT की उस हेल्प के लिए एक निकाय बनाया गया, एक बॉडी बनाई गई जिसको हम NCT, जैसे होता है ना आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बड़े कंपनी के अंदर कई सारे HR डिपार्टमेंट होता है, फंक्शन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। इस तरीके से NCT एक डिपार्टमेंट के रूप में यहाँ पर बनाया गया था। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि NCT यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आया, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा वो, ऑब्वियसली, है ना। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 1973, 1993 या 1992 एटसेट्रा। तो 1973 आपका आंसर रहना चाहिए। लेकिन अगर वही प्रश्न ये पूछता है कि आपसे कि NCT का गठन कब हुआ, गठन, तो फिर वो गठन एक स्वतंत्र निकाय के रूप में जब होता है उसको गठन माना जाता है, तो वो आपका 1995 के आसपास ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं इस पर हम। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1973 से शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय, क्या है, एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है। एडवाइजरी बॉडी क्या होती है मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी। कैब पर भी डिस्कशन हमारा हुआ था जब हम राधा कृष्ण आयोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कैब के बारे में थोड़ा बहुत। फिर उसका मुजाहिरा आयोग में भी कैब का नाम आया था, वहाँ भी बताया था कि जैसे कैब है वो किसी प्रकार की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको रिलेटेड, उससे रिलेटेड पॉलिसीज पर अपनी एडवाइस प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो कैब का काम तो होता है कि ऑल ओवर एजुकेशन को लेकर के अपनी एडवाइस देना है यहाँ पर। लेकिन जो NCT है उसका काम है सिर्फ शिक्षक शिक्षा प्रणाली से संबंधित जो भी कुछ कार्य होते हैं उस पर अपनी सलाह देना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और इसके तहत जो 1992 का एक्शन प्लान है, तो 1986 की जो नीति आई थी, तो अभी पढ़ेंगे आप लोग। 1986 की नीति में इस बात की सिफारिश की गई कि जैसे NCT अभी तक NCERT के अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो NCT को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित करना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काम किया गया। और 1992 में जब 1986 का रिव्यू आया, तो उसमें फिर से इस बात को और एम्फेसाइज किया गया कि अभी तक NCT
की स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापना पर कोई कार्य नहीं किया गया है, तो फिर तत्कालिक प्रभाव से काम किया गया। और आप देख सकते हैं आगे बढ़ेंगे, 1993 में एक एक्ट बनाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे जब आएगा। तो मैं शिक्षक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पहले कदम के रूप में वैधानिक स्थिति और आवश्यक संसाधनों के साथ एक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई। परिकल्पना मतलब कि सोच स्थापित की गई कि स्वतंत्र निकाय होना चाहिए करके। एक वैधानिक वैधानिक निकाय मतलब क्या होता है? जिसके पास कानून हो, जो कानून के अंतर्गत बनाया गया हो आपका, है ना। स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं इसको हम। और पार्लियामेंट से के किसी एक्ट के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक, तो एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1 जुलाई 1995 को, ठीक, लागू राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियम कब का है? 1993 का है, के अनुसरण में अस्तित्व में आया। तो अस्तित्व में कब आया है आपका ये? 1995 में। ठीक है, याद रखना है इसको। कंफ्यूजन होता है कई बार, 1993 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। स्टैब्लिश्ड आपका 1995 में हुआ है। 1993 में तो एक्ट बना था, जैसे कोई भी एक्ट बनता है वो संसद में पारित होता है, पास होता है, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू होती है वो। ठीक है, तो एक्ट कब पारित हुआ था? वो आपका 1993 में पारित हुआ था, लेकिन बन करके तैयार मतलब अस्तित्व में कब आया है? 1 जुलाई 1995। तो याद रखना है कि एनसीटी की स्थापना कब हुई? तो 1 जुलाई 1995 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। यहां तक कोई प्रश्न है आप लोगों का? तो अभी तक हमने जो, ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, इस पर जो भी हमने चर्चा की है उससे दो ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। एक तो ये बनता है कि सर्वप्रथम एनसीटी अस्तित्व में कब आया है? तो एक स्वतंत्र एक सलाहकार निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया है? तो 1973 में आया है, और एनसीईआरटी के अंतर्गत ये एक निकाय के रूप में कार्य कर रहा था। और दूसरा प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के तहत एनसीटी की स्थापना की गई? तो किस अधिनियम के तहत की गई है? तो अधिनियम क्या है आपका? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993। ये पूरा नाम होता है किसी अधिनियम को, जैसे आरटी एक्ट 2009 पढ़ते हो ना आप, है ना, वैसे आपका ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा किस दिन ये आपका अस्तित्व में आया है? तो 1 जुलाई 1995 को ये एक स्वतंत्र निकाय या वैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया है। अब बात करेंगे इसकी संगठनात्मक जो संरचना है उसकी। इससे पहले भी आपने एनसीईआरटी पढ़ा, तो वहां पर भी हमने बात की थी, है ना। तो संगठनात्मक संरचना कैसी है, मतलब कैसे इसके अंदर बॉडीज का क्या है, किस प्रकार से काम करता है, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। कुछ भी याद नहीं करना है आपको, सारे ही मुख्यालय ऑलमोस्ट कहाँ है आपको? दिल्ली में ही दिखाई देंगे। और इसकी वैधानिक जिम्मेदारियों की देखभाल के लिए 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। 4 क्षेत्रीय समितियां कौन कौन सी, इनको याद रखना है। देखो, क्षेत्रीय समितियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं आप, चाहे एनसीटी पढ़ रहे हैं, इनमें ठीक है, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। तो 4 है आपकी, अलग अलग रीजन्स में होंगी। एक आपका नॉर्थ में, एक साउथ में, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में। कहाँ कहाँ पर है, देखते हैं। सबसे पहली है जयपुर आपकी। तो जयपुर तो यहाँ कहीं होगी आपकी नॉर्थ साइड को, ठीक है, राजस्थान में आता है। दूसरा है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु कहाँ होगा आपका? ये साउथ में आ जाएगा आपका, ठीक है। तीसरा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहीं ना कहीं पूर्वी क्षेत्र की तरफ को दिखाई देता है आपको, ठीक है। भुवनेश्वर इधर होगा उड़ीसा में आपका, उड़ीसा बंगाल लगते लगते ही है ना साथ में, भुवनेश्वर, ठीक है। और फिर उसका है भोपाल। भोपाल आपका ऑलमोस्ट मिडिल में रहता है ये, है ना। तो है भोपाल, ठीक है। तो भोपाल वैसे मिडिल में है, लेकिन इसको वेस्ट माना गया है, ठीक है, वेस्ट का इसको माना गया है। इसके बाद है आपका, तो ये हो गए 4 आपके। जयपुर एनआरसी बोल रहा है, तो नॉर्थ रीजनल सेंटर। बेंगलुरु एसआरसी मतलब साउथ रीजनल सेंटर। भुवनेश्वर ईआरसी मतलब ईस्ट रीजनल सेंटर। और भोपाल डब्ल्यूआरसी मतलब
वेस्ट क्या बोलते हैं इसको, रीजनल सेंटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नियोजित यानी प्लानिंग, समन्वित विकास और शिक्षक शिक्षा में नवाचार शुरू करने सहित सौंपे गए कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को सक्षम करने के लिए दिल्ली में एनसीटीई के साथ साथ इसकी चार क्षेत्रीय समितियों के पास वित्त से निपटने, मतलब वित्तीय संबंधी जो भी कार्य हैं उनको करने के लिए क्रमशः प्रशासनिक और शैक्षणिक विंग स्थापित किए गए। ठीक है। स्थापना और कानूनी मामले और सेवा कार्यक्रमों में अनुसंधान, नीति नियोजन, निगरानी, देखभाल जिसे कहते हैं हम, और पाठ्यक्रम, नवाचार, समन्वय, पुस्तकालय और दस्तावेजीकरण, मतलब जो रिकॉर्ड होल्डिंग वगैरह होती है के साथ। एंड ये थोड़ा सा, ये क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेट करके मैंने डाला हुआ है गूगल से इसको, तो थोड़ा सा कहीं पर आपको हो सकता है जैसे ये अधूरा सा हो गया। अधूरा क्यों हो गया? क्योंकि ये पोर्शन जो था यहाँ था आपका। ठीक है। तो तब कंप्लीट होता है, बट समझ में आ जाएगा। कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा आप। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी देख सकते हैं आप लोग चाहें तो। एनसीटीई का नेतृत्व एनसीटीई के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये तो कोई बताने वाली बात नहीं है। तो एनसीटीई के जो चेयरपर्सन है वही इसको हेड करते हैं। एनसीटी का उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एनसीटी का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित समन्वित विकास, शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मानदंडों मानकों का विनियमीकरण और उचित रखरखाव, उससे जुड़े मामलों को प्राप्त करना। मतलब टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम है, आप इतना मत याद करिए ये इतने भारी भरकम शब्दों को। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो एनसीटी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। ये मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको। बीएड और एमएड, ये बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री है, इनकी जो डिग्रीज है आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है। इसका मतलब ये हो कि उच्च शिक्षा का भाग हो गए। उच्च शिक्षा का भाग हो गए तो ये यूजीसी के अंदर आएंगे। लेकिन क्योंकि ये शिक्षक शिक्षा संबंधित है, इसलिए इसको विशेष रूप से एनसीटीई ही क्या करता है, डायरेक्ट करता है, होल्ड करता है। समझ में आ रहा है? तो ये बात रखनी है आपको यार। तो टीचर एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रोग्राम है आपका, चाहे डीएलएड है, बीटीसी है, बीएड है ना, एमएड है, सब कुछ एनसीटी का ही काम है। चाहे उसके सिलेबस कैसा होगा ये डिसाइड करना हो, प्रोग्राम कितने ईयर का होगा ये डिसाइड करना हो, कुछ भी डिसाइड करना होगा, एनसीटी के ही अंतर्गत आता है। एनसीटी को दिया गया अधिदेश बहुत व्यापक है, मतलब जो डायरेक्शंस हैं उसको, और इसमें शिक्षण शिक्षा कार्यक्रमों के पूरे दायरे को शामिल किया गया है। जो मैंने अभी कहा आपसे, सब कुछ टोटल जो है वो इसी के अंदर आएगा। जिसमें स्कूलों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक। वरिष्ठ माध्यमिक मतलब आपका सीनियर सेकेंडरी इसको बोलते हैं, 12th क्लास हो गया। क्लास 1 से लेकर के 12 तक पूरा आ जाएगा। पढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने और गैर औपचारिक शिक्षा शामिल है। ठीक है। और इसमें अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम, ये सभी कुछ इसमें आपके सम्मिलित किए गए हैं। जहां पर टीचर एजुकेशन से संबंधित कोई बात आ रही तो वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनसीटीई के प्रमुख कार्य। दीक्षा, समझ में तो आ रहा ना आपको? यस सर। प्रियंका, किरण, ज्योत्सना मैम, ज्योत्सना मैम से तो पूछना बेकार ही होगी, वो तो पढ़ाती ही है सब्जेक्ट अपने कॉलेज में। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर कुछ होगा तो पूछ लीजिएगा आप। ठीक है। हाँ जी। यह परिषद का कर्तव्य होगा कि, एनसीटी के प्रमुख कार्य क्या होंगे? ठीक है। तो यह परिषद का कर्तव्य होगा कि वह शिक्षक शिक्षा से नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक शिक्षा के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए, और इसके तहत अपने कार्यों को करने के उद्देश्यों के लिए कैसे ऐसे सभी कदम उठाए जो कि उचित समझे। मतलब वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी, अगर ऐसी कोई पॉलिसीज वगैरह है तो उस पर एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होगा, इसका होगा, एनसीडी का होगा।
पहला कार्य इसका है, देखिए, शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण, ठीक है, और उनका अध्ययन करना और उनके परिणाम प्रकाशित करना। तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी कार्यक्रम चल रहा हो पूरे देश भर में, उनको सर्वे करना, और उनको क्या करना, अपनी जो मैगजीन्स आती हैं इनकी, है ना, एनसीटी की, उस पर प्रकाशित करना, एनसीईआरटी में, एनसीटी में, इनमें। तो अंडरटेक सर्वेज एंड स्टडीज रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन एंड पब्लिश द रिजल्ट thereof। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएं और कार्यक्रम तैयार, यहाँ पर तो सिर्फ वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक हो गया, यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं बना रहा, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जो उसको लग रहा है सही ऑब्जर्वेशन है, जिसकी कुछ परिणाम सही हो सकते हैं, उनको प्रकाशित कर दे रहा। वो डिसीजन मेकिंग वाला काम यहाँ पर नहीं है अभी। फिर है, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सिफारिशें करना। जैसे होता है ना, हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, अब हम पहले हम क्या, ऐसा कहा जाता है कि टीचर को जाते ही पढ़ाना नहीं चाहिए। पहले जा करके, फर्स्ट टाइम जब आप कहीं जाएंगे स्कूल में, तो पहले जाकर के आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए सिर्फ, ठीक है। और उस ऑब्जर्वेशन में आपका इन्वॉल्वमेंट इतना होना चाहिए कि हर बच्चे का जो पार्टिसिपेशन है उसको आप बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व कर चुके हो, मतलब कि बहुत गहराई से उसका आपने अवलोकन किया हो। जब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा हो जाता है, तो उस ऑब्जर्वेशन में कई सारे आपको प्रो एंड कॉन्स दिखाई देते हैं, कई सारी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, और कई सारी कुछ कमियां दिखाई देती हैं। तो जो अच्छी चीज़ें उनको जस के तस, और जो कुछ कमियां हैं उनमें सुधारात्मक रूप में उसको प्रकाशित करने की बात ये कर रहा है, ठीक है, शिक्षा में पहला पॉइंट जो है। अब जब आपने ऑब्जर्वेशन पूरा कर लिया है, तो आप पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जब पढ़ा रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको दूर करने के संबंधित आप कुछ सुझाव रखेंगे अपने, ठीक है, अपने लिए फिलहाल तो यहाँ पर क्या है कि एनसीटी को तो नहीं आना क्लास में पढ़ाने के लिए, उसने भेजना है लोगों को, तो क्या करेगा, वो सुझाव देगा। जैसे आपने ऑब्जर्वेशन किया, लेकिन आप पढ़ाने वाले टीचर नहीं हो, आप ऑब्जर्वर हो, तो अब आप जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुझाव दोगे कि भाई यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो वही चीजें हैं। तो एनसीटी पहले ऑब्जर्वेशन कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है उन चीजों को जो ऑब्जर्व किया उसने, और उसके बाद फिर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएं, जो कुछ भी योजनाएं चल रही हैं या जो होनी चाहिए, और कार्यक्रम तैयार करता है कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को वो करता है, एडवाइस करता है, या कहीं कि यूजीसी वगैरह को एडवाइस करता है, ताकि वो उसको आगे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। फिर है, देश में शिक्षक शिक्षा और उसके विकास का जो समन्वय है ये, ठीक है, और निगरानी करना, कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर टीचर एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री। पूरे देश में जहां जहां पर भी जिस जिस रूप में, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, सेकेंडरी के लिए हो, है ना, या सीनियर सेकेंडरी के लिए हो, कहीं के लिए भी हो, बीएड हो, एमएड हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, जेबीटी हो, कुछ भी हो, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेट करना, हेल्प प्रोवाइड करना थ्रू आउट द कंट्री। फिर है, स्कूलों या मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में नियोजित होने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीचर कौन बनेगा, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, या फिर जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो क्या होनी चाहिए, वो तय करना भी काम किसका है, एनसीटी का है। शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षणों की किसी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड निर्धारित करना। तो अब टीचर एजुकेशन में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षणों की किसी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए मानदंड निर्धारित, निर्दिष्ट श्रेणी मतलब कोई भी कैटेगरी हो टीचर एजुकेशन की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, है ना, ले डाउन द नॉर्म फॉर एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ कोर्स और ट्रेनिंग इन टीचर एजुकेशन, चाहे वो डीएलएड हो जो प्राइमरी के लिए होता है, चाहे वो आपका बीएड हो जो कि आपका सेकेंडरी के लिए होता है, और अपर सेकेंडरी के लिए होता है, मतलब सीनियर सेकेंडरी के लिए होता है। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है टीचर एजुकेशन का, तो उसके लिए क्या मानक होंगे, ठीक है, कितने साल का होगा, क्या सिलेबस होगा, उसकी परीक्षाएं कैसी होंगी, उसमें एडमिशन के लिए क्या होगा, आपको एग्जाम कराना पड़ेगा या फिर आप मेरिट के बेसिस पे करेंगे,
ये सारे जो मानदंड होते हैं निर्धारित करते हैं। जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड, जैसे बीएड है, अगर बीएड करना है आपको तो उसके लिए आपका बीए होना चाहिए, बीए में 50% होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये सब कुछ। और उम्मीदवारों के चयन की विधि, ठीक है। ये कैसे चयन होगा उनका, तो पहले तो उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, एटसेट्रा। उसके बाद चयन के लिए उनका एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए या फिर उनका मेरिट के बेसिस में होना चाहिए वो। अब पाठ्यक्रम की अवधि कितने साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए। जैसे भी आप खबरें पढ़ रहे होंगे कि दोबारा से बीएड 1 साल का होने वाला है, ठीक है। तो अभी तक 2 साल का चल रहा था, उससे पहले 1 साल का था। पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्यक्रम का तरीका शामिल है, ठीक है। तो सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ाएंगे और उसको पढ़ाने के तरीके क्या होंगे, वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ कर करिएगा। समझना क्या है, वैसे आपने बीएड किया तो आप बस इतना याद रखो कि बीएड में एडमिशन के लिए आपको क्या करना था, पहले पहले ग्रेजुएशन पूरा करना था और 50% के साथ। और अगर 50% नहीं थे ग्रेजुएशन में तो फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, या आपके साथियों ने जिसने भी किया हो, तो है ना। तो पहले तो आपने ये मानक पूरे किए कि एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, न्यूनतम पात्रता क्या है। उसके बाद आपका बीएड में एडमिशन कैसे हुआ, आपने फॉर्म भरा, आपने एग्जाम दिया, उस एग्जाम के बाद फिर आपके जो मार्क्स आए उसके बेसिस में आपको आपके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेज मिला, ठीक है। तो वो हो गया आपका तरीका, मैं चयन की विधि मतलब। उसके बाद जब आपने बीएड में एडमिशन ले लिया, आप एंटर कर गए किसी कॉलेज में, उसके बाद फिर आपने कितने साल तक पढ़ा, बीएड का कोर्स कितने साल किया, 2 साल का किया, है ना। तो वो हो गया कि आपका अगर 1 साल वाला कोई है तो 1 साल तक किया, तो जो भी है वो अवधि हो गई, समय हो गया। अब उस 1 साल में, 2 साल में आपने क्या क्या पढ़ा, सिलेबस क्या था आपका, पाठ्यक्रम सामग्री हो गई। उसके बाद पाठ्यक्रम को किस तरीके से चलाया गया, पहले साल क्या पढ़ाया गया, दूसरे साल क्या पढ़ाया गया, है ना। क्या कोई वर्कशॉप कराई गई, क्या कोई सेमिनार अटेंड करना कंपलसरी था, क्या कोई आपको कम्युनिटी वर्क कराया गया, ये सब कुछ क्या है पाठ्यक्रम के तरीके, समझ में आ रहा है। फिर है मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुपालन के लिए नए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण शुरू करने के लिए। अब कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान है, ठीक है, उनके लिए क्या नॉर्म्स होंगे। अब ऐसा तो है नहीं ना, कोई भी कहेगा मुझे बीएड कॉलेज खोलना है, उसको मिल जाएगा। उसके लिए एक नॉर्म्स होंगे, भाई तुम्हारे पास इतना एरिया होना चाहिए, इतने क्लासरूम होने चाहिए, इतना स्टाफ होना चाहिए, सब कुछ वो सब तय करना। नए पाठ्यक्रम प्रशिक्षण शुरू करने के लिए और भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएं स्टाफिंग पैटर्न और स्टाफ योग्यता प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। तो अभी तक तो था कि बच्चे के लिए, जो टीचर एजुकेटर सॉरी टीचर बनने जा रहा है ना, पीपल टीचर जो है, तो उसके लिए कंडीशंस और कोर्स करिकुलम वगैरह। अब आ रहा है कि जो टीचर एजुकेटर है जो उनको प्रशिक्षित कर रहा है ना, और मतलब वो कॉलेज, पहले तो जहाँ वो एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज के खुलने के लिए, उस कॉलेज के मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए, फिर वहाँ पढ़ाने वाले टीचर कितने होने चाहिए, उन टीचर की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एटसेट्रा वगैरह, ये सब कुछ इसमें आ जा रहा है आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट है शिक्षक शिक्षा योग्यता। ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश के मानदंड, पाठ्यक्रम ये तो होगी ना, हाँ, पाठ्यक्रम की योजनाओं के लिए परीक्षाओं के संबंध में मानक। अच्छा, परीक्षाएं तो बात कर चुके हैं इस पर हम। परीक्षाएं कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, परीक्षाएं कैसी होंगी उस पर है ये। परीक्षा का सिलेबस क्या होगा उसके लिए है सिर्फ, ठीक है। फिर है मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस। अब कितना फीस वो ले सकते हैं उस पर भी डिसाइड करना है, ठीक है। कितना फीस ले सकते हैं, कितना लाइब्रेरी चार्ज ले सकते हैं, कितना एक्स्ट्रा फीस ले सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक। तो जैसे आपको पता होगा कि शुरुआत में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था बीएड का, तो हमारे उत्तराखंड के ही कई बीएड कॉलेज थे जहाँ पर लोगों को 1.5 1.5 2 2 लाख रुपए तक का डोनेशन देना पड़ रहा था ताकि उनको एडमिशन मिल जाए मैनेजमेंट सीट में। बाद में फिर यूनिवर्सिटीज वगैरह में कुछ ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की जो सीट्स है वो भी हम ही फिल करेंगे। तो फिर तब थोड़ा सा ये हुआ कि जिस बच्चे के अंदर क्वालिटी थी, जो अच्छे मार्क्स ला रहा था, उसी का एडमिशन हुआ, और 55 अराउंड मैनेजमेंट जो फीस होती है उसमें वो कर पाया, ठीक है। तो ये सब कुछ निर्धारित करना भी इसका काम है। फिर है शिक्षक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार। अब टीचर एजुकेशन के जो एरियाज हैं उसमें क्या क्या इनोवेशन हो सकते हैं, है ना। जैसे पहले आप जो 1 साल का बीएड होता था वहां पर आप देखेंगे कि फील्ड टीचिंग वगैरह होती थी सिर्फ 10 दिन की।
अब जब 2 साल का बीएड हुआ तो उसमें क्या है कि ब्लॉक टीचिंग होने लग गई, 14 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं, थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपकी ब्लॉक टीचिंग होती है, 2 हफ्ते की, 2 वीक्स की। थर्ड सेमेस्टर में तो पूरा आपका इंटर्नशिप होती है, बाहर ही रहते हैं आप लोग, है ना, स्कूल्स वगैरह में पढ़ाते हो, रियल क्लासरूम टीचिंग जो होती है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आप लोगों को। फिर उसके बाद कुछ कम्युनिटी वर्क वगैरह कराए जाते हैं आप लोगों से, है ना। इस तरीके से काफ़ी कुछ जो चीज़ें वो एडवांस में कर दी गई हैं, ठीक। और संचालित करना और उसके परिणामों का प्रसार करना। तो जो भी इनोवेशंस कर रहा है या किए जा सकते हैं टीचर एजुकेशन में, वो सारे इनोवेशंस करना, और उन इनोवेशंस को फिर एक्सपेंड करना, जहां तहां बताना कि भाई इसमें ये बेनिफिट हो रहा है, ताकि और लोग भी उससे प्रभावित होकर के उसको अप्लाई कर सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पूछिएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट आपका है परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा निर्देशों और मानकों के कार्यान्वयन की समय समय पर जांच करना, समीक्षा करना, मान्यता प्राप्त संस्थानों को उचित सलाह देना, मतलब वही इंस्पेक्शन वाली बात आएगी। तो आपने देखा होगा कि हर साल एनसीटी की टीम आती है इंस्पेक्शन करने के लिए, और हर कॉलेज में इंस्पेक्शन होता है। कभी आपका वर्चुअल इंस्पेक्शन अब ज़्यादा चलने लग गया है, कभी आपका फिजिकल इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि टीचिंग स्टाफ पूरा है नहीं है, उनके क्वालिफिकेशन पूरी है या नहीं है, उसके अलावा क्लासरूम्स सही है नहीं है ना, और लेबोरेटरीज वगैरह जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जो उन्होंने बता रखी है, वो सारी सारी फुलफिल कर रहा नहीं कर रहा कॉलेज करके, ऐसा कुछ। ठीक है। तो ये सब कुछ इसकी इंस्पेक्शन के लिए ये करता है, ये काम भी एनसीटी का है। फिर मान्यता प्राप्त संस्थानों पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, मानदंड और तंत्र बनाना। इन्वॉल्व सुटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, नॉर्म्स एंड मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी और ऑन रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जो भी इंस्टीट्यूट जहाँ पर टीचर एजुकेशन हो रही, चाहे बीएड है, एमएड है, ये सब कुछ है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है ना, उसके लिए मूल्यांकन करना। ठीक। और उसके अलावा उनके लिए जो मूल्यांकन के जो मानदंड होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिसके बेसिस पे मूल्यांकन होगा, वो निर्धारित करना। किसी कॉलेज को आप कैसे कह सकते हो कि ये बेस्ट कॉलेज है बीएड का, या फिर ये सही नहीं है, इस टाइप से। और बाकी कॉलेजेस की जो जवाबदेही होती है बच्चों के ट्रेनिंग वगैरह को लेकर के, उसे तय करना, ये भी क्या है, एनसीटी का काम है। ठीक है। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाएं बनाना। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न स्तर कौन से होते हैं? वही डीएलएड, बीएड, एमएड। ठीक। और मान्यता प्राप्त संस्थानों की पहचान करना, और शिक्षक विकास कार्यक्रमों के लिए नए संस्थान स्थापित करना। ठीक है। तो इस तरीके से ये है। तो पहले तो जो अलग लेवल के डीएलएड, बीएड, एमएड हो रहे हैं, उनके लिए प्रोग्राम डिजाइन करना, उसके लिए प्लानिंग करना, और उसके बाद फिर जो कॉलेज हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम कराए जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर नए जो कॉलेजेस हैं उनको अप्रूवल प्रोवाइड करना। ये सारा काम इसका है, एनसीटी का है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम। ये तो सिर्फ खाली बस फंक्शन है इसका, लेकिन काम इस पर कुछ ज्यादा होता नहीं, क्योंकि व्यवसायीकरण तो मतलब जो भी प्राइवेटाइजेशन है वो व्यवसायीकरण ही हो रहा है शिक्षा का, एक प्रकार से देखा जाए तो। ठीक है। तो बहरहाल फिर भी तो ऐसा कुछ ना हो कि बंदा एडमिशन तो ले रहा है लेकिन बिना पढ़े उसको डिग्री मिल जा रही है, ये हुआ व्यवसायीकरण। मतलब आपने कोई डिग्री बेच दी, डिग्री बेचना और डिग्री को कमाना में अंतर होता है। एक बच्चा 2 साल मेहनत करता है, सब कुछ सीखता है, उसके बाद डिग्री मिलती है तो मानते हैं कि चलो इसको कुछ आता होगा। वहीं दूसरा बच्चा जो है वो कभी कॉलेज नहीं आ रहा है, उसको सीधा डिग्री मिल गई। तो अब दोनों बच्चों की, जिसने 2 साल खूब मेहनत की है और जो कभी आया ही नहीं कॉलेज में, दोनों के पास सेम डिग्री, तो कैसे आप पता लगा पाओगे कि इनमें से किसको ज्यादा आता है, किसको कम आता है? नहीं पता लगा सकते ना आप। ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो इस चीज को रोकने के लिए ये बोल रहा है कि व्यवसायीकरण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात इनने कही है। जैसे बीच में आ रहा था कि जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, उनका क्या बोलते हैं, आधार कार्ड उसमें लिंक होगा, है ना, ताकि सेम आधार कार्ड जॉब में भी लिंक होता है तो पता लग जाएगा कि भाई ये जॉब भी कर रहा है नहीं कर रहा है, इस टाइप से। हालांकि अब बाकी कोई काम हुआ नहीं हुआ वो पता नहीं। बीच में फिर बायोमेट्रिक्स के लिए भी आ गया था, बायोमेट्रिक होंगी, अटेंडेंस कंपलसरी हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें आई थी, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उससे। आज भी लोग डिग्री खरीद रहे हैं बहुत ज्यादा स्तर पर। ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे गए, और केंद्र सरकार द्वारा जो भी कुछ सौंपा जाएगा वो काम करना। जैसे एक बात कर बताता हूँ हम लोगों को मैं, जैसे आपका आर्ट या 2009 आया था, तो उसने कहा था कि भाई टीचर एजुकेशन के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हमको जैसे
क्या बोलते हैं, एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सीटेट यूटेट जैसा कोई एग्जाम करवाना चाहिए बीएड कंप्लीट करने के बाद, ताकि हम ये पता लगा पाएं कि बीएड करने वाला व्यक्ति जो है वो योग्य हुआ है नहीं हुआ है पढ़ाने में, क्योंकि इतना प्राइवेटाइजेशन हो चुका था। ठीक है, तो वो एडवाइस किया किसने, केंद्र ने एडवाइस किया फिर। ठीक, केंद्र ने एडवाइस किया और उस एडवाइस को फिर लेकर के एनसीटी ने काम किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। जब एक तो होता है कि एनसीटी सर्वे कर रहा है, रिसर्चेस कर रहा है, और वो बता रहा है कि केंद्र को या राज्य को कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि राज्य के जो शिक्षाविद होते हैं वो स्टडी करते हैं, वो भी फिर एडवाइस करते हैं कि ये काम किया जा सकता है। जैसे नई शिक्षा नीति आ गई है, और नई शिक्षा नीति ने कहा कि भाई टीचर एजुकेशन को लेकर ये काम करो, तो अब गवर्नमेंट एनसीटी के साथ डिस्कस करेगी, उसको बोलेगी कि इस पर आप देखिए क्या क्या हो सकता है ना। तो ये है केंद्र सरकार द्वारा भी उसको कई सारे कार्य सौंपे जाते हैं, उनको भी करना क्या है, इसका एक दायित्व होता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को पूछ लीजिए प्लीज। पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आप लोगों को इसका, और रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी खैर ग्रुप में।